हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये क्वेश्चंस किसी के भी काम आ सकते हैं, सीनियर, जूनियर या मिड लेवल डेवलपर के, बिकॉज ये रिएक्ट के बेसिक्स से रिलेटेड है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस में इंटरेस्ट है तो मैंने उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में गाइज मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ ब्रीफ में आंसर भी कवर करे हुए हैं। अगर आपको बहुत इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर की, तो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में थंबनेल से पॉइंट करती जाऊंगी कौन सी वीडियो मैंने उस क्वेश्चन से रिलेटेड बनाई हुई है डिटेल आंसर के लिए। आप चाहो तो वो वीडियो को विजिट कर सकते हो और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए गाइज, बिना कुछ भी टाइम वेस्ट करे हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक करना। ओके, चलिए फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन रिएक्ट लाइफ साइकिल। तो गाइज, रिएक्ट लाइफ साइकिल के बेसिकली क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, इन 4 फेजेस को हम क्या बोल सकते हैं। पहले फेज को हम बोलते हैं माउंटिंग, ठीक है, जिसमें कि कंपोनेंट माउंट होता है। दूसरे फेज को बोलते हैं हम अपडेटिंग, मतलब कि अगर आपने कोई भी अपडेट करी है कंपोनेंट पे तो वो अप्लाई होगी। उसके बाद होता है अनमाउंटिंग, मतलब कंपोनेंट जब भी हमारा अनमाउंट होता है। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एरर हैंडलिंग, यानी कि अगर कोई भी एरर आया है आपके प्रोग्राम में रिएक्ट के या किसी भी रीजन से, तो फिर वो आपके एरर को आप कैसे हैंडल करोगे, वो एरर हैंडलिंग का पार्ट होता है। तो ये लाइफ साइकिल के इन फेजेस में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले माउंटिंग की बात करते हैं। माउंटिंग में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज होता है, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स यूज होता है, रेंडर यूज होता है, और कंपोनेंट डिड माउंट यूज होता है। ये कंपोनेंट डिड माउंट यूज होता है। ओके, तो एक बार इसको देख भी लेते हैं, इसका एप्लीकेशन। तो गाइज, ये आउटपुट है उस प्रोग्राम का। अगर आप देखोगे, इसको मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हो रहा है, फिर रेंडर कॉल हो रहा है, और उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो रहा है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा अभी इसमें सिर्फ माउंटिंग फेज में हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी कंपोनेंट माउंट हुआ है, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट के लिए कैसे देख सकते हैं, आप इंक्रीमेंट काउंटर पे क्लिक करोगे, यानी कि ये देखो, आप अपडेटिंग के मेथड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, जो कि माउंटिंग का भी पार्ट था। उसके बाद शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। उसके बाद आपका रेंडर कॉल हो जाएगा। उसके बाद गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। उसके बाद हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा। ओके, तो यही इसका सीक्वेंस है कि सबसे पहले गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हो गया, फिर शुड कंपोनेंट अपडेट, फिर रेंडर, फिर गेट स्नैपशॉट, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, उसके बाद अनमाउंटिंग के टाइम पे हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है। और एरर हैंडलिंग के लिए अलग मेथड्स होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके मेथड्स कंपोनेंट डिड कैच एक मेथड है, वो कॉल होता है एरर हैंडलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट में। सबसे पहले तो आपका आ जाता है कि लाइफ साइकिल मेथड्स जो थे, लाइफ साइकिल मेथड्स यानी कि कंपोनेंट डिड माउंट और ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब इसमें कॉल होते हैं। इसमें आपका हमारा हुक यूज़ करता है, यूजेस हुक्स। ओके, उसके बाद दूसरा क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसमें थोड़ा सा मोर बॉयलर प्लेट कोड होता है। इसके अंदर मोर बॉयलर प्लेट कोड होता है। इसके अंदर आपका लेस कोड यूज़ करना पड़ता है आपको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें फिर क्या होता है, आप तीसरा डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर आप हुक्स को यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर आप हुक्स को नहीं यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट के लिए इसमें दिस डॉट सेट स्टेट यूज़ होता है। यहाँ पे आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हो, यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हो, एस कैपिटल होता है वैसे इसका। ओके, और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि ये फंक्शनल कंपोनेंट जो होते हैं ये हमारे मॉडर्न रिएक्ट की प्रेफरेंस है। मतलब कि अब आप ज़्यादातर जो भी कोड देखोगे या जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ऐसा नहीं है। और भी आपके दिमाग में जो भी छोटे मोटे डिफरेंसेस आते हैं आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक। तो इनमें मैं बोलूँ तो डिफरेंस वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन हुक्स की बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो। वीडियोस के लिए गाइज मैंने ऑलमोस्ट इन हर चीज़ पे वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको वीडियो बताऊंगी नहीं, क्योंकि इतने सारे लिंक्स यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा डालना। तो हर टॉपिक के लिए साइड में थंबनेल आ रहा होगा, आपको वही वीडियो जाके चेकआउट करना है। ओके, चलिए खैर, यूज स्टेट हुक किसके लिए यूज होता है, हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके, जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, ये इक्वल की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने अभी भी देखा।
तो इसमें क्या होता है, कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, काउंट और ये सेट काउंट, यानी कि काउंट क्या होगा, हमारी स्टेट होगी, फिर उसके बाद ये सेट काउंट क्या होगा, फंक्शन होगा स्टेट को अपडेट करने के लिए, यानी कि ये आपका सेट स्टेट का फंक्शन है। और फिर ये यूज स्टेट 0, ये इनिशियल वैल्यू है इस काउंट की, ठीक है। और फिर आपको जब भी अपडेट करनी है ये वैल्यू, आप सेट काउंट को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है यूज स्टेट हुक। यूज इफेक्ट हुक क्या होती है, यूज इफेक्ट हुक बेसिकली हमारे जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें लाइफ साइकिल मेथड्स को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई एक तरीके से, ये आप बोल सकते हो, साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, जैसी एपीआई कॉल्स वगैरह होती हैं। क्योंकि क्या था कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने पड़ रहे थे। फर्स्ट टाइम में कंपोनेंट डिड माउंट, फिर अपडेट्स पे कंपोनेंट डिड अपडेट, फिर कंपोनेंट विल अनमाउंट, तो ये काफ़ी लंबा हो रहा था। तो यूज़ इफेक्ट में कैसे रहता है, जैसे आप इस तरीके से कॉल करोगे तो क्या होगा, आपकी जो हुक है वो हर रेंडर पे कॉल होगी। तो इसमें ये क्या होता है, ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होता है और इसके बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये एक डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। अगर आपने ये डिपेंडेंसी दी है तो सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे कॉल होगा, ये सिर्फ एक बार कॉल होगा, यानी कि ये क्या हो गया, कंपोनेंट डिड माउंट का काम करने लग गया, ठीक है। और तीसरा होता है कि इसके अंदर आपने एक डिपेंडेंसी पास कर दी, मतलब कि जब भी ये डिपेंडेंसी अपडेट होगी तभी आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा, वरना आपका यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट आर कीज इन रिएक्ट एंड कैन वी यूज इंडेक्स एज की। तो बेसिकली की क्या होती है, अगर आप कोई भी लिस्ट रिएक्ट में रेंडर कर रहे हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूनिक आइडेंटिफायर रिएक्ट यूज करता है वो की होती है। और की जो होती है वो रिएक्ट के परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज होती है। ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है रिएक्ट में यूज करने के लिए, बट हाईली रेकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी यूज इंडेक्स एज की। तो देखो, जब भी आप मैप फंक्शन या कुछ भी यूज करते हो लिस्ट को रेंडर करने के लिए, तो वहाँ पे आपको इंडेक्स भी मिलती है, तो कैन यू यूज दैट इंडेक्स एज की। तो इसका आंसर है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वैसे रेकमेंडेड ये भी नहीं होता इंडेक्स एज अ की यूज करना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आपकी लिस्ट आपको पता है स्टैटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ अपडेट, डिलीट, सॉर्ट, मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होगा, आप सिंपल एक लिस्ट को रेंडर करके और आप सिर्फ उसका डेटा डिस्प्ले कर रहे हो, देन यू कैन यूज इंडेक्स एज अ की, अदरवाइज यूज अ यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ये बेसिकली कोड पेन पे एक प्रोग्राम बना हुआ है जो कि आपको दिखाता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है इंडेक्स एज अ की यूज करने के। तो यहाँ पे आपने जब 1 एंटर करा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐड न्यू टू एंड, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, आपका जो सेकंड आइटम था वो एंड में ऐड हो गया, आपने इसका नंबर डाल दिया 2, फिर से आ गया ऐड न्यू टू एंड, 3 डाला, ऐड न्यू टू एंड, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, जो हमारे आइटम्स थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने ऐड न्यू टू स्टार्ट करा, अब आइडियली ये जो ID5 वाला एलिमेंट है ये एम्प्टी होना चाहिए था और ये 1 2 3 यहाँ होने चाहिए थे, पर रिएक्ट गॉट कंफ्यूज बिकॉज आपने इंडेक्स को एज की यूज कर लिया और उसको लगा कि 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट पे तो 1 वैल्यू थी, तो उसने वही यूज कर ली, 1 वाले पे तो 2 वैल्यू थी, उसने वही यूज कर ली। तो ऐसे प्रोग्राम में बहुत सारी मिस्टेक्स आ सकती हैं, इसीलिए हमें इंडेक्स एज अ की यूजुअली नहीं यूज करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक टाइप के रैपर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आप किसी भी, मान लीजिए मल्टीपल प्रोग्राम में कोई कॉमन फंक्शनैलिटी आपको डालनी है तो आप वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट में डाल दो और फिर उस हायर ऑर्डर कंपोनेंट से आप अपने कंपोनेंट्स को जब रैप करोगे तो वो फंक्शनैलिटी आपके कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, कौन सा, विद ऑथ, तो बेसिकली क्या ज़रूरत है, हमारे मल्टीपल पेजेस हैं वेबसाइट में जिनको रिक्वायरमेंट है कि ऑथेंटिकेशन हो जाए यूज़र का, तभी वो पेजेस उसको विजिबल हो। तो यहाँ पे क्या है, ये इज ऑथेंटिकेटेड का एक, मान लो कोई भी फंक्शन होता है यहाँ पे लिखा हुआ जो कि चेक करता है वेदर अ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट, और अगर नहीं ऑथेंटिकेटेड होता तो उसको लॉगिन की तरफ रीडायरेक्ट करे, ठीक है। इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है, ये फंक्शन हो गया, इसमें आपको रैप्ड कंपोनेंट यानी कि जिस कंपोनेंट को रैप करना है आपको उसे पास करना है सिंपली, और यहाँ से आप उसके प्रॉप्स को भी इंटैक्ट रख सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एरर बाउंड्रीज। तो वो एरर जो मैंने आपको बताई थी, एरर हैंडलिंग, वो एक तरीके से हम एरर बाउंड्रीज की हेल्प से ही करते हैं। तो 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर और दूसरा होता है कंपोनेंट डिड कैच, ठीक है। इस मेथड का काम होता है कि आपकी एरर स्टेट को अपडेट कर दे। तो मान लो कोई भी रीजन हुआ तो इसने हैज एरर स्टेट को ट्रू कर दिया, ओके। दूसरा मेथड है कंपोनेंट डिड कैच, यानी कि ये मेथड आपका तब कॉल होगा जब कोई एरर आएगी और उससे आप एरर और इन्फो सब कुछ लॉक कर सकते हो।
अब देखो जैसे यहाँ पे आपकी अगर एरर आ गई, ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट हैज एरर, ये चेक कर लिया, तो आप यहाँ पे एक फॉल बैक यूआई भी रिटर्न कर सकते हो इन केस ऑफ एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिंथेटिक इवेंट्स। देखो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस है, जब मैंने भी स्टार्ट करा था ना, इवेंट्स तो मुझे पता थे पर अब नाम नहीं पता होता आपको कि क्या बोले इसका नाम, ठीक है, तो मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता। पर कुछ नहीं है सिंथेटिक इवेंट्स, जो आप ऑन क्लिक ऑन चेंज इवेंट्स यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, वही सिंथेटिक इवेंट्स हैं। अब वो सिंथेटिक इवेंट्स क्यों हैं, ठीक है, वो इसलिए सिंथेटिक है क्योंकि आप अगर नॉर्मल अपने HTML में ऑन क्लिक यूज करोगे तो ऑन क्लिक का C स्मॉल में होता है, लेकिन यहाँ पे C कैपिटल है, ऑन चेंज का C कैपिटल है, तो कैमिल केसिंग करी हुई है। तो बेसिकली रिएक्ट ने आपको इनबिल्ट ये इवेंट्स बना के दिए हुए हैं जो कि आपकी मतलब क्रॉस ब्राउजर रेंडरिंग, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, इसको मेंटेन करते हो। तो आपको कुछ हेडेक नहीं लेना कि ये मेरा इवेंट कहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं फेल तो ना हो जाए, वो सब रिएक्ट कर देगा। इसीलिए रिएक्ट ने ये वाले इवेंट्स हमको प्रोवाइड करे हुए हैं। तो बस वही होते हैं सिंथेटिक इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रेफ्स इन रिएक्ट। तो रेफ का मतलब होता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस होते हैं कि आप इनकी हेल्प से रिएक्ट में डायरेक्ट डॉम नोड को एक्सेस कर सकते हो, और फिर इसको अगर आप अपडेट करोगे तो जैसे आप स्टेट अपडेट करते हो तो आपका प्रोग्राम री रेंडर होता है, लेकिन अगर आप रेफ को अपडेट करोगे तो वो आपके प्रोग्राम को री रेंडर नहीं करेगा। अगर आप ये सैम्पल प्रोग्राम देखोगे तो इसको मतलब कॉल कैसे करना है फंक्शनल कंपोनेंट में, क्लास कंपोनेंट में अलग तरीका होता है कॉल करने का, आप चेक कर सकते हो एक बार, मैं फंक्शनल में बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमें यूज रेफ हुक को कॉल करना पड़ता है, अपने रेफ को हमें डिफाइन करना पड़ता है एक इनिशियल वैल्यू देके, ठीक है, ये हमारा इनपुट रेफ बन गया। अब सिंपली आपको जिस भी एलिमेंट को रेफरेंस देना है, ये आप रेफ इज इक्वल टू इनपुट रेफ दे सकते हो। तो ये इनपुट रेफ आपके अब इस इनपुट को रेफर करने लग जाएगा। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इनपुट रेफ डॉट करेंट, इससे अब आपको इसकी वैल्यू चेक करनी है तो इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू आप कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, ये एक यूज इफेक्ट है जो फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है, ठीक है, वन टाइम कॉल होगा केवल, और जैसे ही मतलब बेसिकली जैसे ये प्रोग्राम रेंडर होगा, आपका जो ये इनपुट एलिमेंट है ये अपने आप ही फोकस हो जाना चाहिए। तो ये इस रेफ ने कर दिया। इसी तरीके से अगर आप इस पर कुछ चेंज करते हो या कुछ भी करते हो तो आपका प्रोग्राम बार बार री रेंडर नहीं होगा। आप चाहो तो फॉर्म एलिमेंट पे किसी भी इनपुट एलिमेंट को आप रेफ दे सकते हो, और फिर आप चेक कर सकते हो कि ऑन चेंज पे वो बार बार आपका जो कंपोनेंट है री रेंडर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। तो देखो रिएक्ट फॉर्म एलिमेंट्स जो यूजुअली होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो एक टाइप के कंपोनेंट होते हैं जो कि कंट्रोल कंपोनेंट होते हैं, जो कि कंप्लीटली रिएक्ट स्टेट से कंट्रोल्ड होते हैं। इसका मतलब रिएक्ट का उन कंपोनेंट्स पे फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। दूसरे आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिएक्ट के कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये एक कंट्रोल फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें हमने इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू यूज स्टेट में, यानी कि आपकी जो इनपुट की वैल्यू थी वो स्टेट में आ गई, ठीक है। अब देखो इस इनपुट की वैल्यू इज इक्वल टू हमने ये इनपुट वैल्यू दी हुई है, यानी कि जैसे ही ये वैल्यू अपडेट होगी इस इनपुट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। और ये कैसे बना हुआ है, ये स्टेट की हेल्प से हमने इसको मेंटेन करा हुआ है। और ये क्या हो रहा है, हैंडल चेंज पे इनपुट वैल्यू अपडेट हो जा रही है। तो यहाँ अगर आप कंसोल डाल के देखोगे तो आप देखोगे कि जितनी बार आप उसमें कुछ भी टाइप कर रहे हो इनपुट बॉक्स में, उतनी बार आपकी कंसोल लॉग होगी। इसका मतलब कि उतनी बार पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका री रेंडर हो रहा है, इसीलिए ये कंट्रोल कंपोनेंट्स है। अब अनकंट्रोल कंपोनेंट कौन से हुए, वीडियो पॉज करके आप 2 मिनट सोच के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन से अनकंट्रोल कंपोनेंट हुए। अगर आपने गैस कर लिया है तो वेल इन गुड। जो रेफ होते हैं वो हमारे अनकंट्रोल कंपोनेंट हो गए, क्योंकि ये रिएक्ट से कंट्रोल नहीं है। इसको आप अपडेट करोगे तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इनको यूज कहाँ करना है। तो एक सिनेरियो जैसे मैं ये सोच सकती हूँ कि आपको री रेंडरिंग इंप्रूव करनी हो, लेट से आप कुछ भी टाइप कर रहे हो अपने इनपुट एलिमेंट्स में, लेकिन आपको कोई वैलिडेशन नहीं लगानी ऑन चेंज पे, आपको सिंपली वैल्यू चाहिए फॉर्म की। तो तब आप क्या करोगे कि आप चाहते हो कि भाई मेरी सबमिट पे ही मुझे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू मिले, मेरे को बार बार री रेंडर नहीं करना ऑन चेंज पे अपना प्रोग्राम। तो उस केस में आप रेफ यूज कर सकते हो सारी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, बट स्टिल ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता रेफ्स को यूज़ करना, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ रिएक्ट के लाइफ साइकिल से बाहर निकल के हम यूज़ करें, रिएक्ट के सिस्टम से बाहर निकल के हम यूज़ करें, ओके। तो जैसे अब अगर आप इनके यूज़ केसेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कंट्रोल कंपोनेंट हम कब यूज़ करेंगे,
हमको वैलिडेशन, फॉर्मेटिंग या डायनामिक अपडेट्स करने हैं इनपुट के लिए। अनकंट्रोल्ड कब? सिंपल फॉर्म्स विद मिनिमल लॉजिक, जो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा वैलिडेशंस नहीं चाहिए। ईज ऑफ यूज़ किस में है? इसमें है कि भाई मोर वर्बोस, मतलब कि आपकी एक तरीके से ज़्यादा राइटिंग इन्वॉल्व है चीज़ों को लेके, लेकिन कंट्रोल आपको पूरा मिल रहा है। इसमें क्या है, ईजियर टू सेटअप है लेकिन कंट्रोल नहीं है प्रोग्राम का, ठीक है। डेटा फ्लो, रिएक्ट कंट्रोल करता है पूरी फॉर्म स्टेट को, यहाँ पे डॉम कंट्रोल करता है पूरे फॉर्म डेटा को, ठीक है। इसको आप स्टेट से हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हम रेफ यूज़ करते हैं। उसके बाद वैलिडेशन, इसमें क्या होगा, ईजियर टू वैलिडेट। ईजियर टू वैलिडेट क्यों है? आप ऑन चेंज पे वैलिडेट करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ईमेल टाइप कर रहा है तो आप उसको स्टार्टिंग में दे सकते हो, जब तक वो @ और डॉट नहीं लगाएगा तब तक इनवैलिड ईमेल है। यहाँ पे क्या होता है, आप इस तरीके का वैलिडेशन इन्फोर्स करना मुश्किल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स। तो सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं। स्टेट क्या होती है? स्टेट कंपोनेंट के इंटरनल, यानी कि कंपोनेंट के अंदर होती है, इंटरनल डेटा होता है जिसको कि कंपोनेंट ही मैनेज करता है और कंपोनेंट ही कंट्रोल करता है। प्रॉप्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल डेटा जो कंपोनेंट को पास करा जाता है उसके पेरेंट से, ठीक है। उसके बाद स्टेट क्या होती है? म्यूटेबल। देखो उससे कंफ्यूज मत होना कि स्टेट शुड बी इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कि आपको उसका शैलो कॉपी या कुछ ऐसा करके आपको जब भी आप सेट स्टेट कर रहे हो तो न्यू स्टेट फॉर्म हो रही है, उसको इम्यूटेबिलिटी हम बोलते हैं, ठीक है। म्यूटेबल मतलब कि चेंजेबल है, यहाँ पे म्यूटेबल उसके लिए यूज हो रहा है। तो मतलब आप अपने प्रोग्राम में स्टेट को चेंज तो कर ही सकते हो ना, करेक्ट। ये क्या होते हैं? प्रॉप्स कंप्लीटली इम्यूटेबल होते हैं। आप ट्राई करके देखना, आप प्रोग्राम के अंदर प्रॉप्स को सेट करके देखना, रिएक्ट एरर थ्रो कर देगा। तो ये कंप्लीटली इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होती है? स्टेट किसके लिए यूज़ होती है? डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे इनपुट हो गए, काउंटर्स हो गए। और प्रॉप्स क्या होते हैं? ये डेटा पास करने के लिए यूज़ होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, डेटा या मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको जो भी पास करनी हो। ये गाइज इन क्वेश्चंस को ना लाइटली मत लेना, स्टेट वर्सेस प्रॉप्स या इस टाइप का क्लास कंपोनेंट वर्सेस फंक्शनल कंपोनेंट। मुझसे मतलब पता नहीं कितने इंटरव्यूज़ में, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम मतलब उस टाइम पॉइंटर्स नहीं आते दिमाग में कि क्या बोले इसमें, क्योंकि आपको पता है पर बोलोगे क्या वो समझ नहीं आता। तो ये पॉइंटर्स अपने माइंड में रखना इन क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले कोई पूछेगा तो प्रॉप ड्रिलिंग ही पूछेगा, उसके बाद पूछेंगे हाउ टू प्रिवेंट इट, ओके। लेट अस अज्यूम कोई पेरेंट कंपोनेंट है जिसके पास एक प्रॉप है नेम ABC करके, उस पेरेंट ने इस प्रॉप को इस चाइल्ड के पास करा। इस चाइल्ड 1 ने अपने नेक्स्ट चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड 2, यानी कि इस चाइल्ड 1 ने अपने चाइल्ड के पास इसको पास करा, इस चाइल्ड 2 ने अपने चाइल्ड के पास इसको पास करा। क्यों पास करा? क्योंकि इवेंचुअली चाइल्ड 3 को ये चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम क्या हुई? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनमें से किसी को भी ये नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए। जब भी आप अपने प्रॉप को किसी भी nth लेवल चाइल्ड तक ड्रिल डाउन करते हो उसको प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है। बेस्ट क्या होगा कि हम डायरेक्टली इस पेरेंट से इस चाइल्ड 3 को प्रॉप एक्सेस करवा पाए। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एक होती है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API, जो रिएक्ट ही हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है, डेटा शेयरिंग करने के लिए। और दूसरी होती है कोई भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लाइक रिडक्स, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिफ्टिंग द स्टेट अप। तो ये क्या होता है लिफ्टिंग द स्टेट अप? लेट्स अज्यूम कि कोई भी 2 कंपोनेंट है हमारे, लेट्स से कंपोनेंट, मान लो ये हमारे 2 चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1 है, ठीक है, और सिमिलरली ये हमारा चाइल्ड 2 है, ठीक है। और ये हमारे मान लो कोई भी फॉर्म के कंपोनेंट्स है, लेट्स से ये हमारा इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, और ये हमारा रेडियो बटन है जो कि आपका मेल फीमेल इस टाइप की डेटा को एक्सेस कर रहा है। अब इनके पास अपनी अपनी स्टेट है, लेट्स से इसकी स्टेट का नाम है नेम, ठीक है, और इसकी स्टेट का नाम है लेट्स अज्यूम जेंडर, ओके। अब क्या होगा कि ये जब भी चेंज होंगे तो इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज चेंज होंगी, और फिर जब भी हम इनके पेरेंट यानी कि जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है उसको उस पर सबमिट प्रेस करेंगे तो हमें इनकी इंडिविजुअल स्टेट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है? उससे बेटर ये है कि हम ये वाली स्टेट उठाएं और इसको लिफ्ट करके यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, और ये वाली स्टेट को भी उठा के यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, स्टेट को लिफ्ट करा के एक साथ फॉर्म में डाल दिया, और वहां पे जब आप सबमिट करोगे तो फॉर्म के पास सारी वैल्यूज एक्सेसिबल है। तो यही होता है बस लिफ्टिंग द स्टेट अप, कि चाइल्ड एलिमेंट से उठा के क्लोजेस्ट एंसेस्टर जिसको स्टेट की जरूरत है वहां पे उसको मूव कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रिएक्ट राउटर डॉम।
तो रिएक्ट राउटर डॉम कुछ भी नहीं है, रिएक्ट राउटर डॉम एक लाइब्रेरी है जो कि हेल्प करती है हमारे किसी भी एप्लीकेशन में डिफरेंट राउट्स को मैनेज करने के लिए। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस हैं तो उन पेजेस तक आपको रीडायरेक्ट करने के लिए और उसमें क्या प्रॉप्स जाएंगे और भी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो भी होंगी उसको हैंडल करने के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करते हैं। इसमें मैं उसका कोड या एग्जाम्पल नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है उसको एक्सप्लेन करना, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप मेरा वीडियो एक बार जाके देख लो या फिर ऑनलाइन भी थोड़ा सा पढ़ के आइडिया ले लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। चलिए गाइस, वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है गाइस ये सब क्वेश्चंस वगैरह ढूंढने में, इनके आंसर्स लेके आने में, तो प्लीज़ एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। और हाँ गाइस, एक चीज़ और करनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपके काम आ रहा है तो लिंक्डइन पे आप कूडोज भी दे सकते हो इस वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्योर कंपोनेंट्स। तो प्योर कंपोनेंट्स हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में होते हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं। इनका काम होता है कि अगर आपकी कोई भी स्टेट या प्रॉप है वो अपडेट नहीं हुआ है तो कंपोनेंट को री रेंडर ना करें। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये प्योर कंपोनेंट है, यहाँ पे क्लास प्योर काउंटर एक्सटेंड्स कंपोनेंट की जगह हमें एक्सटेंड्स प्योर कंपोनेंट लिखना होगा। और अगर फिर आपका प्रॉप इंक्रीज नहीं हुआ है तो ये कंपोनेंट आपका री रेंडर नहीं होगा। ओके, अब ये तो हो गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, लेकिन इसको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसी के लिए हमें रिएक्ट ने दिया हुआ है react डॉट मेमो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपका जो भी फंक्शनल कंपोनेंट है उसको इस पूरे react डॉट मेमो इस कंपोनेंट में रैप कर देना है। ये अब क्या हुआ ये आप मुझे सोच के कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलो फिलहाल ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, तो ये देखो ये एक रैपर कंपोनेंट है जिसने हमारे किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को रैप करके रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कॉन्स काउंटर इज इक्वल टू फंक्शन सो एंड सो, और यहाँ पे इसको रैप कर सकते हो इस काउंटर को रिएक्ट डॉट मेमो से एक्सपोर्ट करते टाइम। तो जब भी हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो उसका रियल यूज एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि आपने यूज करा है क्या, या रियल यूजेबिलिटी क्या एग्जाम्पल है, तो आप ये बोल सकते हो कि रिएक्ट डॉट मेमो जो होता है दैट इज अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टाइलिंग टेक्निक्स इन रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट में क्या क्या स्टाइलिंग टेक्निक्स यूज करी जाती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए पूछा जाता है कि मान लो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आइडिया लगा सके कि आपको कितना पता है। तो स्टाइलिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, एक तो हमारी वही बेसिक एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि आपने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट में सारी CSS को लिख के रखा हुआ है, आप उसे कॉल कर रहे हो और जो भी क्लासेस उसमें डिफाइंड है वो आप एलिमेंट से एसोसिएट कर दे रहे हो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी इनलाइन स्टाइल्स। तो इनलाइन स्टाइल्स के दो तरीके होते हैं लिखने के, या तो आप डायरेक्टली इसी में स्टाइल लिख दो, इसी में एक ऑब्जेक्ट ये वाला बना दो और लिख दो, या फिर बेटर रीडेबिलिटी के लिए और सेपरेट करने के लिए चीज़ें आप यहाँ पे एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और फिर आप उसमें जो भी आपको स्टाइल रखनी है, फॉर एग्जांपल ये डिव है तो या जो भी आपका कंटेनर है तो इसका नाम रख दो कंटेनर स्टाइल, अगले वाले का नाम रख दो पैरा या कुछ भी, और उसके अंदर आप अपनी स्टाइल्स को आइडेंटिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो कि थोड़ा सा हमें रिएक्ट ने एक अलग चीज़ प्रोवाइड करी है, वो होते हैं हमारे CSS मॉड्यूल्स। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली ऐसे ही हमें एक एक्सटर्नल क्लास बनानी पड़ती है डॉट मॉड्यूल डॉट CSS के नाम से, और बस फिर हम उसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, और फिर क्लासेस का नाम डायरेक्टली लिखने की जगह हम उसको स्टाइल्स डॉट कंटेनर करके लिखते हैं यहाँ पे। इससे क्या होता है कि रिएक्ट अपने आप ही इन क्लासेस को एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर देता है। फिर आ जाते हैं, अब ये तो आपके 3 मेथड्स हो गए जो कि आप रिएक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएंगे कि रिएक्ट में क्या क्या सपोर्ट होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं जो बेटर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करी जाती है। तो उसमें से एक होती है स्टाइल कंपोनेंट्स, या फिर इसी टाइप की एक स्टाइल सिस्टम्स भी होती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्टाइल क्रिएट कर दो एक एलिमेंट की तरह डायरेक्टली, जैसे ये डिव एलिमेंट है, इस पर एक स्टाइल क्रिएट कर दी और फिर इसको एज इट इज़ उठा के आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ देखो ये कंटेनर को यूज़ करा हुआ है, इसमें आप प्रॉप्स वगैरह के बेसिस पे और भी कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा स्टाइल लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स, जैसे कि टेलविंड CSS है, उसको भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल एसिंक्रोनस डेटा फेचिंग। तो एसिंक्रोनस डेटा फेचिंग मतलब कि प्रोमिसेस वगैरह जो होते हैं उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है रिएक्ट के अंदर। तो मैंने आपको बताया था ना कि यूज इफेक्ट यूज होता है साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, तो वहां पे आप जैसे ये प्रोमिसेस वगैरह है उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आप ये प्रोग्राम देखोगे तो इसमें
इसमें क्या है, एक स्टेट डिफाइन कर दी, ठीक है, जो डेटा आपका फेच होगा उसके लिए एक लोडिंग स्टेट डिफाइन कर दी, एक एरर स्टेट डिफाइन कर दी। यूज इफेक्ट में क्या करा, ये फेच डेटा का फंक्शन क्रिएट करा, यहाँ पे असिंक अवेट की हेल्प से प्रॉमिस को कॉल करा, उसके बाद ये डेटा को सेट कर लिया, अगर एरर आ गई तो एरर सेट कर दिया, उससे फाइनली हमने सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो तो सोचना, आपने क्या ये सोचा कि ये फेच डेटा को क्यों बनाया डायरेक्टली, यहाँ पे भी तो ये भी तो एक रिटर्न फंक्शन है, इसके अंदर भी तो इस प्रोग्राम को सीधा सीधा लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की जगह हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे इस फेच डेटा को कॉल कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। फिर से बोल रही है, पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो ये आपका जो कॉल बैक फंक्शन होता है इसको आप असिंक्रोनस नहीं बना सकते हो, इसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यही प्रोग्राम में हैंडलिंग यही होगी, लोडिंग आ रहा है तो लोडिंग, एरर आ रही है तो एरर, और डेटा आ गया तो फिर सारा डेटा शो कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल असिंक अवेट, इसके अलावा आप देन भी यूज़ कर सकते हो, एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक डेटा फेचिंग, जो आप मतलब एक बेसिक जिस तरीके से आपको डेटा फेच करना है रिएक्ट में, इस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे रिएक्ट क्वेरी करके एक लाइब्रेरी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा रिडक्स टूल किट के साथ हमें आरटीक्यू क्वेरी भी मिलती है, जो कि बहुत अच्छा ये डेटा फेचिंग वगैरह का काम करती है। इन सारी लाइब्रेरीज में क्या होता है, हमें कैशिंग, इनवैलिडेशन, नॉर्मलाइजेशन, इस टाइप की टेक्निक्स भी मिल जाती हैं, तो ये भी काफ़ी बेटर रहती हैं, पर बेसिक तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट के डेटा को कंडीशनली आप कैसे रेंडर कर सकते हो। मतलब कि कोई कंडीशन अगर मान लो लेट्स से सब कुछ करेक्ट हो गया तो बटन को ग्रीन दिखाना है, कुछ एरर आ गई तो बटन को रेड दिखाना है, तो ये कंडीशनल रेंडरिंग है। अब इसके लिए हम दो दो बटन नहीं बनाएंगे अलग अलग, तो इसके भी तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इफ एल्स, ठीक है। तो इफ एल्स क्या होगा कि मान लो अगर हमारी लॉगिन स्टेट है तो इज लॉग्ड इन है तो ये रिटर्न करेंगे, एल्स तो ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर सिंपली ये टर्नरी ऑपरेटर लगाया, दिस इज फॉर ट्रू एंड दिस इज फॉर फॉल्स, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा लॉजिकल एंड, तो लॉजिकल एंड में मतलब वही होता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसको डिस्प्ले कर दो, ओके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि कम यूज होता है वैसे, स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो मतलब ये आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के स्विच की तरह है कि किस केस पे आपको क्या डिस्प्ले करना है, सक्सेस पे डेटा लोडेड सक्सेसफुली, एरर पे एरर, ठीक है, अदरवाइज नल रिटर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज रिएक्ट डॉट मेमो। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, मेमोइजेशन के लिए यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट में, जिससे कि जब भी आपके स्टेट या प्रॉप्स अपडेट ना हो तो आपको कंपोनेंट री रेंडर ना करना पड़े। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग वर्सेस सर्वर साइड रेंडरिंग। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर की साइड से आपको एक बेसिक मिनिमल HTML मिलता है और बाकी सारा HTML क्लाइंट के साइड पे ही रेंडर होता है, या बोल सकते हैं कि डायनामिकली रेंडर होता है क्लाइंट साइड पे। और सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, एक तरीके से एक फुल्ली रेंडर्ड HTML आपको सर्वर की साइड से क्लाइंट को मिल जाता है, जिससे कि यूजर उसको जल्दी व्यू कर सकता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझाने की कोशिश करूं तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होगी कि क्लाइंट ने मान लो एक सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, डेटा के लिए। सर्वर ने क्या करा, एक बेसिक HTML क्लाइंट को भेज दी। क्लाइंट ने देखा कि अरे इसमें तो एक API कॉल भी है जिससे मुझे और डेटा फेच करना है, तो क्लाइंट ने क्या किया, वो डेटा फेच करने के लिए डेटाबेस के पास गया, उसको डेटा मिला और फिर उसने क्या किया, उस डेटा को जो इनिशियल HTML थी उसके साथ कंबाइन करके एक फाइनल HTML क्रिएट करी और फिर उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। वहीं पे इसी सिनेरियो में सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होगा, मान लो क्लाइंट ने सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट सेंड करी, यहाँ पे सर्वर ही चेक कर लेगा कि क्या कोई जावास्क्रिप्ट है, या मतलब क्या कोई डेटा फेच करना है, कोई API कॉल हो रही है। वो API कॉल्स भी आपको सर्वर साइड पे ही डिफाइन करनी पड़ेंगी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। फिर क्या करेगा, सर्वर उस API को कॉल करेगा, डेटाबेस से डेटा को फेच करेगा, फिर डेटा आएगा, उसके बाद सर्वर पे ही वो फाइनल HTML क्रिएट होगा और वो फुल HTML फिर क्लाइंट को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अपने Next.js वाले दोनों वीडियोस में समझाया हुआ है, उसको जाके आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेजी लोडिंग एंड कोड स्प्लिटिंग। तो ये थोड़ा सा हम एडवांस की साइड अब जा रहे हैं कि ये क्या टेक्निक्स होती हैं रिएक्ट के अंदर। तो लेजी लोडिंग होती है कि नीड के बेसिस पे हम पेज के डेटा को लेजी लोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपका डेटा है जो आपकी करेंट जो इनिशियल आपकी स्क्रीन दिखती है, फर्स्ट व्यू दिखता है, उसमें नहीं है और नीचे वाले वो पैराग्राफ्स या कंटेनर्स हैं, तो हम उनको लेजी लोड कर सकते हैं कि भाई जब यूजर स्क्रॉल करे तो लेजी लोड होता जाए, ठीक है। तो ये होती है लेजी लोडिंग। और कोड स्प्लिटिंग मतलब कि कोड को चंक्स में डिवाइड करना, जिससे कि
जिससे कि रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही वो चंक्स लोड हो, तो हम इससे इनिशियल लोड जावास्क्रिप्ट का कम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट बंडल को इनिशियल लोड पे छोटा कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लो ये हमारा कोई कंपोनेंट है, हैवी कंपोनेंट, ठीक है, ये कॉल हो रहा है इस ऐप के अंदर, तो जिस ऐप में हमारा H1 है, तो हमने क्या करा, इस लेजी कंपोनेंट को react.lazy में रैप करके इंपोर्ट कर लिया और फिर इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। इसके साथ साथ ही हमको ये सस्पेंस भी यूज़ करना है और ये मैंडेटरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम फॉल बैक भी प्रोवाइड करते हो। तो मतलब आप देखते हो ना कि अगर कोई कंटेंट लोड नहीं हो रहा तो एक लोडर आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो वो हम फॉल बैक में दे सकते हैं। कोड स्प्लिटिंग जो होती है मोस्टली वो हमारे वेब पैक या बंडलर के लेवल पे भी हो जाती है, जहाँ पे कि वो जैसे वेब पैक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा कौन सा पेज रेंडर हो रहा है, उसका बंडल उस हिसाब से हम पुल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रिएक्ट में करना चाहो तो क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो और उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो और फिर आपको जब भी ये कंपोनेंट लोड करना है तो वहां पे आप डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपका डायनामिक इंपोर्ट टाइप भी हो गया कि मतलब आपको जैसे जैसे नीड पड़ रही है उसके हिसाब से आप डायनामिकली कुछ कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, कॉल नहीं कर रहे, इंपोर्ट भी कर रहे हो डायनामिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द चैलेंजेस यूजिंग रिएक्ट। ठीक है, तो ये भी कोई भी पूछ सकता है और बहुत मुश्किल होता है एकदम से वो चैलेंजेस को सोच पाना। तो जो मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ प्लीज उनको एक बार नोट कर लेना, वो आपको काम आएंगे फटाफट से जवाब देने में। सबसे पहले चीज आ जाती है, सबसे बड़ा चैलेंज जो रिएक्ट के साथ है वो है स्टेट को मैनेज करना। जैसे जैसे आप का प्रोग्राम बड़ा होता जाता है, आप कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, तो एज सच स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिएक्ट ने हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है और उसको मैनेज करना और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ करना पड़ता है। दूसरा है, अगर आप फॉर्म वगैरह रिएक्ट में यूज़ कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की हैंडलिंग भी बहुत टफ हो जाती है, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जैसे फॉर्मिक का यूज़ करना पड़ जाता है। अभी शायद आपको ऐसे ना समझ में आए बिकॉज अभी तो हम जैसे आप 4-5 फील्ड का एक छोटा सा फॉर्म बना के डेमो के लिए अगर आप बना रहे हो तो ठीक है, उसमें आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स बनाते हैं और उसमें बहुत सारे वैलिडेशंस हमको हैंडल करने पड़ते हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो वहाँ पे फिर लोग ये फॉर्मिक जैसी लाइब्रेरीज को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस का इशू रहता है कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप अपडेट्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट री रेंडर्स होंगे जो कि लेटेंसी ला सकते हैं, आपके प्रोग्राम को स्लो बना सकते हैं, फिर उसको हैंडल करना या वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। पर मैं ये बोलूँगी कि ये इशू सिर्फ रिएक्ट का स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना टफ होता है एज कम्पेयर टू अगर आपने एक स्क्रैच से HTML CSS जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया हुआ है, बिकॉज वहाँ आपके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्टेक्स्ट जो रिएक्ट की तरफ से हमको मिला हुआ है वो भी उतना हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि जितनी बार आपकी स्टेट अपडेट होगी और जो कंपोनेंट्स आपके उस कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम कर रहे होंगे वो सारे के सारे री रेंडर होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर परफॉर्मेंस। और वो भी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी नहीं है ऐसा, बस वो इतना है कि उसमें आप कुछ कॉमन स्टेट्स को शेयर कर सकते हो, उतने के लिए वो काम आता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप बता सकते हो। अगर आप फील करते हो और भी कोई चैलेंजेस हैं जो आपने फेस करे हैं तो वो भी आप बोल सकते हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप वो कमेंट सेक्शन में भी बताना जिससे और लोगों को भी पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कस्टम हुक्स। कस्टम हुक्स क्या होती हैं? कस्टम हुक्स को भी आप एक तरीके से जो काम हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स कर रहे हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए, वो कस्टम हुक्स करती हैं। इनफैक्ट कस्टम हुक्स उससे बेटर हैं क्योंकि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती हैं। कस्टम हुक्स होते हैं कि आपने अपना कोई हुक बना लिया जो कि कोई भी फंक्शनैलिटी शेयर करने के लिए या कोई भी फंक्शनैलिटी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए यूज़ करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ यूटिलिटीज़ के लिए आप एक कस्टम हुक बना सकते हो। लेट्स से आपको डिसाइड करना है कि क्या पेज मेरा मोबाइल पे है या डेस्कटॉप पे है, वो साइज़ आपको डिटरमाइन करना है। उसके लिए आप एक कस्टम हुक बना सकते हो और फिर आप हर पेज पे उस हुक को कॉल कर चेक कर सकते हो कि इफ़ इट इज़ डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट, rather than defining that logic on every component। ठीक है, सेकेंडली ये यूज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप APIs के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अगर आप ये देखोगे तो एक यूज फेच का एक कस्टम हुक बना हुआ है, ये वही फंक्शनैलिटी है जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी। तो इसमें क्या है कि हमने कंपोनेंट के अंदर कॉल करने की जगह एक कस्टम हुक बना दिया और वो हुक डेटा लोडिंग और एरर स्टेट को रिटर्न कर रहा है। अब मान लो कि आपके कुछ मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो कि इस
API को कॉल करना चाहते होंगे तो उनको लॉजिक लिखने की जगह उससे बेटर है कि वो यूज फेच हुक को कॉल यूज कर लें। या फिर अगर आप चाहते हो कि सारी APIs को कॉल करने के लिए हम एक हुक बना लें जिसमें हम डायनेमिक URL पास कर दें, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं यूज इफेक्ट वर्सेस यूज लेआउट इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट हुक हमारा तब कॉल होता है जब ब्राउजर सब कुछ री रेंडर कर लेता है और हमारे पेज को पेंट कर देता है, ठीक है, उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो जैसे कि यही, जैसे हमने डेटा को फेच करा API से, उसके बाद डेटा आ गया, ठीक है, एक बार आपका पेज पूरा पेंट हो चुका था, लेट से उसमें लोडिंग स्टेट आई थी या लोडिंग स्केलेटन आया था, उसके बाद API कॉल हुई, पेज री रेंडर हुआ, फिर डिस्प्ले हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल कर सकते हैं। यूज लेआउट इफेक्ट कब कॉल होता है? जब कंपोनेंट रेंडर कर जाता है लेकिन ब्राउजर उसको पेंट नहीं करता, तो उसके पहले यूज लेआउट इफेक्ट कॉल हो जाता है। तो यूज लेआउट इफेक्ट को कॉल करने की जरूरत कब पड़ी? जैसे कि मान लो आपको किसी भी चीज़ का साइज कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे आपको कोई कंप्यूटेशन करनी है या कुछ डिस्प्ले करना है, या फिर आपको एनिमेशंस वगैरह डालने हैं, तो उन सिनेरियोज में हम यूज लेआउट इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। ये हुक्स क्यों यूज होते हैं और इनकी क्या जरूरत पड़ती है? तो बेसिकली हमारा यूज मेमो जो हुक है वो होता है कि अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन करी हुई है या कुछ भी ऐसा, मतलब आपने रिजल्ट निकाला हुआ है जो आप एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, तो उसकी वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए, मान लो आपने वो कंप्यूटेशन अपने प्रोग्राम में करी हुई है, तो जितनी बार आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा उतनी बार वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब आप यूज मेमो यूज कर लेते हो तो वहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी या कोई वैल्यू अपडेट हो रही है तभी सिर्फ उस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करे और उस वैल्यू को रिकम्प्यूट करे, अदरवाइज ना करे, ठीक है। यूज कॉल बैक भी सेम चीज होती है मगर वो फंक्शंस के लिए होती है। तो ये एक तो हो गया आपका वैल्यू, ठीक है, दूसरे हो गए आपके फंक्शंस। अगर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो वो बार बार रीडिफाइन ना हो आपके री रेंडर के साथ साथ, उसके लिए हम यूज कॉल बैक यूज करते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे ये एग्जाम्पल कैलकुलेट फैक्टोरियल का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो ये एक फैक्टोरियल ऑफ फंक्शन है जो कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको हमने यूज मेमो में डाल दिया, ठीक है। अब इसकी डिपेंडेंसी क्या हो गई? नंबर डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है, नंबर वाली स्टेट। तो जब भी नंबर अपडेट होगा ये फैक्टोरियल की वैल्यू रिकैलकुलेट होगी। लेकिन ये जो INC वाली स्टेट है ये अगर अपडेट होती है तो ये वैल्यू दोबारा से अपडेट नहीं होगी। सेम यूज कॉल बैक में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा सेट काउंट प्लस 1, ये हैंडल क्लिक का फंक्शन, इसको हमने यूज कॉल बैक में डिफाइन कर लिया, ठीक है। और ये कब रिक्रिएट होगा? जब भी काउंट चेंज होगा, ठीक है। तो यूज मेमो किसके लिए हो गया? वैल्यूज या वेरिएबल्स के लिए। यूज कॉल बैक आपका यूज हो गया फंक्शंस को मेमोराइज करने के लिए। और अब आ जाते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, हाउ टू ऑप्टिमाइज रिएक्ट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, सीनियर लेवल पे तो बहुत ही पूछा जाता है और हर लेवल पे पूछा जाता है। आपको टेक्निक्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो अब मैंने इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी इस वीडियो में बता दी हैं, आप खुद भी लिस्ट डाउन कर सकते हो सोच सोच के। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट के बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि react.memo हो गया, प्योर कंपोनेंट हो गया, शुड कंपोनेंट अपडेट हो गया, इससे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेकंड आ जाएगा ऑप्टिमाइज स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट मतलब कि हमें फ्रीक्वेंट री रेंडर्स को अवॉइड करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही स्टेट लिफ्टिंग वगैरह जो हो गई वो टेक्निक यूज़ करी जा सकती है। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरीज जैसे रिडक्स वगैरह हो गई, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो मैंने आपको बताया था कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग जो बताया था, वो भी ऑब्वियसली बहुत अच्छी टेक्निक है ऐप के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट आ गए हमारे जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं, यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। उसके बाद आप कीज को यूज कर सकते हो। एक और चीज़ है गाइस, रिएक्ट वर्चुअलाइज्ड, ये भी एक लाइब्रेरी है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी बहुत लंबी कोई लिस्ट आ रही है तो वो डॉम को बहुत हैवी बना देती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके वो क्या करता है कि जो आपको विजिबल डेटा है केवल उसी को डॉम में रेंडर करता है, बाकी जो ऊपर जाता जा रहा है वो सारा हटता जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा डॉम बहुत ज़्यादा कन्फाइन हो जाता है, तो वो परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है अगर आप रिएक्ट वर्चुअलाइज यूज़ करते हो तो। अगर आपकी बड़ी लिस्ट है तो हर चीज़ में नहीं यूज़ करना है। बाकी आप हमारी जो भी नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं उनको भी बता सकते हो, जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हो गया। लेजी लोडिंग भी वैसे हमारी एक नॉर्मल टेक्निक ही होती है, बस रिएक्ट में हम उसको रिएक्ट लेजी की हेल्प से कर सकते हैं। वेब वर्कर्स वगैरह हो गए, तो ये सब भी आप बता सकते हो। उसके अलावा
असिंक डेफर वगैरह यूज़ करना, किसी भी जावास्क्रिप्ट के लिए यूआरएल्स वगैरह को प्रीफेच प्रीलोड करना, ये सब टेक्निक्स अगर आपको पता है तो ये भी बता देना। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगी नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट या jQuery वाले प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे हम इस सबको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज, बस यही था आज की वीडियो के बारे में। होपफुली आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके काम आएंगे किसी भी इंटरव्यू में। तो बस फिर से बोलूँगी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, लिंक्डइन पे कूडोज देना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।